लिखें, पढ़ें। तो कल हमने पढ़ा था टेंजेंट लॉ। एक बार जल्दी से टेंजेंट लॉ को देख लें। अच्छा, टेंजेंट लॉ की कब याद आएगी? जब कितनी फील्ड होनी चाहिए? दो फील्ड होंगी तब याद आएगी। और जैसे यहां है B1, यहां है B2, तो बताओ रिजल्टेंट यहां आई। तो बताइए सीधा कितना आंसर आया था, आपको याद हो तो? B2 बराबर B1 10। कभी बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार यहाँ BH आ गया, यहाँ B आ गया, अब क्या लिखा जाएगा? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए टेन थीटा, ये थीटा उसके साथ ही है जो यहाँ लिखा गया है। किसके साथ है बताइए? B1 के साथ। किसके साथ? B1 के साथ। अब मान लो यहाँ थीटा है, तो बताओ क्या लिखेंगे? BH बराबर B10। क्या बात समझ में आ रही है क्या? चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, पर बहुत पहले आते थे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर अपनी लास्ट स्टेज पर है, कोशिश करेंगे कल हम इसको पूरा खत्म कर दें। लिखें, हेडिंग डालिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बहुत आसान है और 2-2 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, सीख लेते हैं फटाफट। फिर मेन जो लास्ट टॉपिक है उस पर आ जाएंगे, डाई पैरा पैरो। देखें, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। अब इसकी क्या वर्किंग है पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर 2 मिनट में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। एक तो आपको इसमें एक सर्कुलर कॉइल दिख रही है। इस सर्कुलर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसमें आप करंट फ्लो कराओगे, ये स्क्रू दे रखे हैं करंट फ्लो कराने के लिए। जैसे ही करंट फ्लो कराओगे, क्या ये सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी? कौन सा वाला? वो पुराना जो अपन पढ़ चुके थे सर्कुलर कॉइल की, बायो-सावर्ट लॉ, एन म्यू नॉट आई बाय। बताइए किसकी फील्ड है ये? सर्कुलर कॉइल। एक यहाँ आप देख सकते हैं डायल फंसा हुआ है। जरा सोच कर बताओ डायल कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल। अगर आप कोई करंट फ्लो नहीं कराओगे, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कराओगे, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल है। बताओ ये नीडल किसको ढूंढेगी? BH को। BH इसको अपने हिसाब से घुमा के सेट करेगा। बात को समझो। BH तो प्रेजेंट है ना भाई हर जगह। इस कमरे में भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो उसके दो कंपोनेंट, एक BH और एक 10 बार बता चुके हैं। अगर कोई सुई हॉरिजॉन्टल प्लेन में फंसी हुई है तो इसको कौन घुमाएगा? BH या VB? तो ये मैग्नेटिक नीडल किसके हिसाब से अलाइन हो जाएगी? BH। मान लो इधर BH है तो नीडल ऐसे अलाइन हो जाएगी। ये कब की बात है? जब आपने कोई करंट फ्लो नहीं कराया। बोली हाँ है क्या? मान लो BH इस दिशा में है, लो भाई साहब, क्या मैग्नेटिक नीडल इस दिशा में सेट हो जाएगी? आराम से सुन लीजिए। अब जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया, जरा इमेजिन करिए, इस कॉइल में करंट दो ही तरीके से फ्लो करा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या, महसूस करिएगा, आपने क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया। लेक्चर 1 बायो-सावर्ट लॉ, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। क्लॉकवाइज करंट कराते ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर, BH यहां, फील्ड अंदर। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई? आपस में कितने डिग्री पर? क्या टेंजेंट लॉ को बुला लूं? टेंजेंट लॉ कब काम आता है? जब दो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर हो। बातों को फिर से सुनना तीसरी बार। आइए सर, कौन सी दो फील्ड आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे सुनते। कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे,
क्या कॉइल की फील्ड होगी क्या? करंट जीरो, कॉइल की फील्ड जीरो, बात खत्म। ये डायल दिख रहा है, इस डायल के अंदर कौन है? मैग्नेटिक नीडल। कौन है? किसके, कौन उसको डांस कराएगा? बीएच। बीएच घुमाएगा, वो अपने आप को किस दिशा में आके अलाइन कर लेगी? बीएच की दिशा में। ये देख, बीएच की दिशा में उसने अलाइन कर लिया, हाँ या ना? स्टेप नंबर 1 ओके। अब बताइए, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगी, कॉइल क्या पैदा करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायल है जबकि कॉइल वर्टिकल है, तो हमेशा दोनों फील्ड के बीच में एंगल 90 ही रहेगा। महसूस करिए, चित्र देखो, कॉइल इस तरह से इस प्लेन में है और आपके डायल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल की आएगी वो हमेशा इस BH के परपेंडिकुलर आएगी। क्या दो फील्ड 90 डिग्री पर हैं? किसको बुला लें? कहां सुई अपने आप को कहां सेट करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ बी नेट। ये एंगल मान लिया थीटा। कोशिश करिए, थीटा किसके साथ है? BH। तो यहां BH लिखा जाएगा। बच्चे परेशान होते हैं, यार इधर BH लिखूं, यहाँ तो आपने यहाँ लिखा, क्यों रट रहे हो? जिसके साथ थीटा है वो यहाँ लिखा जाता है। बता, थीटा किसके साथ? तो B1 के साथ थीटा। यहाँ थीटा किसके साथ? देख ले, B के साथ थीटा। यहाँ चेक कर, थीटा किसके साथ? तो देख, BH थीटा। क्या बात सही है क्या? खत्म हो गया। बी याद करिए, एन म्यू नॉट आई बटे 2R BH। आई चाहिए मुझे, बोलो। 2R BH बटे एन म्यू नॉट इंटू 10। आई इज प्रपोर्शनल टू 10, इसलिए इसको कहा जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। करंट की डिपेंडेंसी बताइए कैसी आ रही है? 10। टेंजेंट लॉ में भी क्या आ रहा था? 10। इसलिए इसे कहा जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। करंट किसके प्रोपोर्शनल है? tan थीटा। बहुत आसान प्रश्न आए हुए हैं। इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर। इस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। तो बताइए, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के tan थीटा। बढ़ू क्या? तो एक छोटा सवाल तो ये पूछा गया कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? तो बेसिकली एक करंट मेजर करने के काम आता है। करंट देखिए, करंट मेजर कर रहे हैं, थीटा आप नाप सकते हो। थीटा कैसे आ जाएगा बताइए? ये नीडल अपने आप एक पर्टिकुलर एंगल पर आके ही रुकेगी। पूछो क्यों रुकेगी पर्टिकुलर एंगल पे आके? बताओ। ये भी टॉक लगाएगा, वो भी टॉक लगाएगा। कहाँ के रुकेगी? जहां दोनों टॉक एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ स्केल लगी हुई है, एंगल लिखे हुए हैं इस पे, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। एंगल आप नाप लोगे, सारी वैल्यू आपको पता है, वहां क्या निकल जाएगी? करंट। तो एक बार तो यही पूछा गया कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। आंसर है करंट मेजर करने के। दूसरा, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आंसर है टेंजेंट लॉ। किस पर बेस्ड है? टेंजेंट लॉ।
एक बार और एम्स में सवाल पूछा गया, किस समय इसकी एरर मिनिमम होती है? तो आंसर है 45 डिग्री पर इसकी एरर क्या होती है? मिनिमम। कैसे होती है वो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं, पर आप उसको रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। 45 डिग्री पर एरर क्या होती है? मिनिमम। कैसे आती है मैं आपको अभी सिखा देता हूं। पहले मेरे हिसाब से सारा लिख लिया क्या आप सभी ने? चलो लिख लेते हैं। तो आई कितना आया बताइए? के टेन थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, डी आई बाय डी थीटा के। टेन का याद है? टेन का बेसिक मैथ्स पहले के लेक्चर, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड कर दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ नोट करते जाइए। डी आई बाई डी थीटा अपॉन आई के सेक स्क्वायर थीटा अपॉन के टेन थीटा। तो डी आई बटे आई डी थीटा, के से के कटा, सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कटा। साथ साथ नोट करते जाइए, मैथ्स है, एक बार मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, बाकी याद होना चाहिए। 45 डिग्री पर क्या होती है? एरर मिनिमम, सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा। तो डी आई बटे आई 2 से गुणा भाग करिए, डी आई बटे आई 2 डी थीटा साइन 2। मैथ सीखनी है बेसिकली, आंसर तो 45 अभी 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, पर क्या इस बार मैथ्स आ जाती है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बहुत कम काम में आता है, याद हो गया आज काम में आ रहा है। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। बाकी तो 45 डिग्री ही काम का है, पर ठीक है। आई का फंक्शन लिखा, डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड किया, फिर एक यहाँ अच्छी बात समझ में आ गई, 2 से गुणा भाग किया। 2 से गुणा भाग करने से क्या हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा। अब जरा सोचो, ये कौन है? ये क्या ये फ्रैक्शनल एरर है? याद करो, चेंज अपॉन ओरिजिनल, फ्रैक्शनल एरर। आप चाहते हो फ्रैक्शनल एरर कम से कम हो, हमारा यही टारगेट रहता है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, एरर क्या हो? कम से कम। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, अगर ये एरर कम से कम हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से डिवाइड करोगे तभी तो आंसर कम आएगा। तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। 1 कब होता है बच्चे? 90 पर। तो 2 थीटा बराबर 90 थीटा। तो ये एक बार एम्स में पूछा जा चुका है, फ्रैक्शनल एरर मिनिमम कब होगी? सीधा याद होना चाहिए 45 डिग्री। मैंने आपको मैथ्स करके दिखा दी है, पर इसको रटने का कोई सेंस नहीं है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे मैं क्या शॉर्ट नोट बनाऊं? शॉर्ट नोट में आपको केवल 3 से 4 बात लिखनी चाहिए। पहला, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? आंसर है करंट मेजर के। दूसरा, इसका फॉर्मूला होता है आई, आई इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, या आई बराबर के टेन थीटा। इस पर रेशियो वाले सवाल बनते हैं। एक बार भाई ने इसका नाम ही बदल दिया, बच्चे परेशान हो गए, इसको बोल दिया मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। क्या बोला जा सकता है? खुद सोचो, कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? अंदर की जो मैग्नेट है, जो कंपास निडल में फंसी हुई है, वही तो घूम रही है, वही तो घूम रही है। तो एक बार इसका नाम ही बदल दिया उसने, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं दिया, क्या दे दिया? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो बच्चे परेशान हो गए कि यार मूविंग मैग्नेट क्या है। ध्यान से देखिए, वास्तव में उसके अंदर डायल में कौन फंसी हुई है? मैग्नेट, वही तो घूम रही है। कौन कौन घुमा रहा है इसको वापस रिकॉल करो। एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एक सर्कुलर कॉइल की फील्ड।
कहां आके रुकेगी, कहां आके रुकेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक बार कहानी और सुन लेते हैं, अपना डर हट जाएगा। चलिए देखो, आराम से समझो, कोशिश करो। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, ये सर्कुलर कॉइल दिखाई दे रही है, ये वाला टर्न, ये सर्कुलर कॉइल है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बात खत्म। ये अपना डायल, डायल के अंदर नीडल फंसी हुई है, ये नीडल किसको सर्च करेगी बताओ, किसको, बीएच को, बीएच को सर्च करेगी। ये बीएच इस पर टॉर्क लगाएगा और ये बीएच की डायरेक्शन में आके रेस्ट में आ जाएगी, देख लीजिए। बात नंबर एक। बात नंबर दो बताइए, जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे, बाहर वाली कॉइल क्या पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितने डिग्री पर, 90। जैसी दो फील्ड 90 डिग्री पे आ गई, किसको याद कर लो, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ लगा, कुछ भी नहीं है। तो आइए कुल तीन बातों पे लॉक कर रहे हैं। पहला, टेंजेंट गैल्वेमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मेजर करने काम आता है, करंट। प्रिंसिपल बताइए, टेंजेंट लॉ। आई का फॉर्मूला बताइए, आई इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। और सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब, जब थीटा। ये सारी बात याद है तो अपना काम हो जाए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसने सारी बातें बढ़िया लिख दी हैं, बहुत बढ़िया, पढ़ लो एक बार। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन यूज टू डिटेक्ट करंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेमीटर, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। आई बराबर के टेन थीटा। इस के को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। एंड सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा कितना होगा, 40। बहुत ही सुंदर तरीके से इसने सारे पॉइंट लिख दिए। तो इससे सारे पॉइंट अपने टेंजेंट किलोमीटर के सॉल्व हो जाएंगे। कोई आपका मिसिंग हो तो आप नकल मार लो, सब याद हो गए हैं तो आगे चल लेते हैं। देख लो, इसमें से कोई पॉइंट लिखना हो तो नकल मार लो, और सारे आ गए तो नेक्स्ट स्लाइड करके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। डाउट भी है, चल हाँ। क्यों, बी तो हमेशा उस प्लेन के 90 डिग्री पर आएगा ना। ये कॉइल है, डायल, बीएच कहीं भी होगा, इसी प्लेन में तो होगा बीएच, बीएच तो इसी प्लेन में है। ये कॉइल है ऐसी, कॉइल इसके डायल के केस में 90 डिग्री पर है, तो कॉइल की फील्ड या तो इधर होगी या इधर होगी, इस प्लेन में। ये प्लेन है ऐसा, बीएस तो इधर इधर कहीं है, और जो बी है वो इस पूरे प्लेन के ही क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ है, इधर बी एच कहीं भी हो, यहाँ यहाँ यहाँ, बी कॉइल तो बाहर है, तो ये बी कॉइल तो हमेशा बी एस से कितना डिग्री बनाएगी, 90। आई बात समझ में। अपन को तो क्या लग रहा है, ऐसे होने चाहिए तब 90 चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस प्लेन में कहीं भी हो बी एच, कोई मैटर नहीं करता, बी कॉइल तो हमेशा इधर आएगा। ये बी कॉइल बी एस से हमेशा ही कितना बनाएगा, 90, हमेशा, ऑलवेज। बढ़े आगे, चलिए सर। लास्ट वाला पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, वही एम्स का प्रश्न आया हुआ है। सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी मैक्सिमम कब, जब थीटा कितना, 45। और पहला पॉइंट जरूर लिखिए, वो पेपर में पूछा गया है, टेंजेंट किलोमीटर क्या काम आता है, वो भी जरूर लिख लें। यही दो प्रश्न आए हैं, और सच बात तो मैंने आपको बताई दी, 2010 के बाद ये कुछ आए ही नहीं है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट गैल्वेमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, बस हम पढ़ रहे हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। बाकी पेपर के लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, पढ़ना सब है इसलिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ो, अगली हेडिंग डालिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 5 मिनट में आपको वर्किंग सिखा देता हूं,
फिर आप ये वाला चाहें तो डायग्राम बना लें, ये काम का है। ये एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम लिया है। इसमें एक शब्द काम का है, वो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए जो मैग्नेट है वो बहुत बढ़िया मैग्नेट है, नॉर्मल नहीं है। ये देखिए इस तरह से कटे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं कॉनकेव कट। कैसा कट है? कॉनकेव कट। क्यों काम में लेते हैं ये? ताकि ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें? रेडियल। ये देखिए रेडियल मैग्नेट, रेडियल का मतलब समझते हैं, रेडियस के अलोंग। ये देखिए अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फायदा होता है वो हमें पढ़ना है। आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा कच्चा पक्का, दो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं सारी इसकी वर्किंग लिखवा देता हूँ। एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन बनता है तो बन सकता है। ये इसका साइड व्यू दिखाया है। ये देखिए ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। अभी वो शब्द समझ में नहीं आएगा आपको, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया गया है। इसके ऊपर ये वायर्स को लपेटा गया है, ये कॉइल बन गई। मैग्नेट देखिए, मैग्नेट कितने जबरदस्त हैं। कॉनकेव कट, कॉनकेव कट मैग्नेट लेने के पीछे लॉजिक बताइए, वो क्या पैदा करेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रश्न ये होता है कि आशीष सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चित्र बना लीजिए पहला वाला, दूसरा बनाइएगा नहीं, वो बनेगा भी नहीं, उसको सिर्फ देखिए। पहला बनाइए, 3 डायमेंशन है वो। बढ़ूं क्या आगे? जल्दी आ जाओ। ना ना, बात तो अलाउड ही नहीं है भाई, सिर्फ लिख ले, नहीं लिखे तो कॉपी बंद कर ले। बोलना तो ऑप्शन में ही नहीं है, केवल पढ़ाई। अपने लेबोरेटरी में, वैसे तो आप लेबोरेटरी गए ही नहीं, ऐसे ही 12वीं निकल गए, है ना। जितने भी अपने लेबोरेटरी में गैल्वेमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर होते हैं, वो यही वाले मैकेनिज्म पे होते हैं। इन्हें कहा जाता है मूविंग कॉइल। देखो वो था मूविंग मैग्नेट, अंतर समझो। ये कौन है? मूविंग कॉइल। पता है इसमें कौन घूमेगी? कॉइल घूमेगी। उसमें कौन घूम रहा था? मैग्नेट। ये अंतर है, देखना आप नाम में समझिए। यहाँ कॉइल घूमेगी। अब कॉइल क्यों घूमेगी, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना, सारी बातें बढ़िया समझ में आ जाएंगी। नीचे लगा रखी है स्प्रिंग, ये देखो आप, ये स्प्रिंग है। पता है ये स्प्रिंग क्या करती है? रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करती है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये स्प्रिंग लगाई हुई है, देखो ये स्प्रिंग है। पहला डायग्राम बना लीजिए एनसीईआरटी वाला, फिर मैं आपको उसके सारे पॉइंट बढ़िया समझा देता हूं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। चलो अब प्रिंसिपल सोचते जाओ। पहला पॉइंट, सर मैं लेबोरेटरी में गया, जैसे हम करंट को ऑन करते हैं उसमें डिफ्लेक्शन आने लग जाता है। यार डिफ्लेक्शन कैसे आ जाता है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ करंट पास करी। करंट पास करने पर डिफ्लेक्शन क्यों आ गया? छोटी छोटी बातें सीखो। जैसे ही आप कॉइल में करंट पास करते हो, याद करो, कॉइल में करंट पास करते ही कॉइल में क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। उस टॉर्क के कारण कॉइल घूमती है, और कॉइल से कौन जुड़ा हुआ है? पॉइंटर। ये पॉइंटर भी घूमता है। अब मजे की बात देखना, वही फिजिक्स है। तो स्टेप 1, आपने क्या पास करी बताइए? करंट। करंट को जैसे ही आपने लेबोरेटरी में पास किया, आपने देखा यार डिफ्लेक्शन आ गया। क्यों आया? कारण देखिए, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। क्या? जैसे ही करंट पास करेंगे, बताइए क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क बराबर बिना साइन। अब क्या होशियारी लगाई, पहले तो आप मुझे बताओ, आप क्या चाहते हो? करंट कम तो डिफ्लेक्शन भी कम। करंट 5 एम्पियर तो डिफ्लेक्शन 5। करंट 3 तो डिफ्लेक्शन भी 3।
ये वही बात हो गई अपनी एक्टिवा का, पल्सर का, कार का स्पीडोमीटर। सर अगर मैं धीमे चलाऊं तो 20 पे दिखे, तेज दबाऊं गाड़ी को 80 पे दिखे, और तेज ले जाऊं 120 पे दिखे। तो सर मैं चाहता हूं जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे पॉइंटर भी बढ़ना चाहिए। यही तो अपन चाहते हैं। यहां भी क्या चाहेंगे जरा सोचो, कम करंट, दो ही डिफ्लेक्शन आए, ज्यादा करंट, डिफ्लेक्शन ज्यादा है। और आप देखिए टॉर्क करंट के क्या है, प्रोपोर्शनल। कितनी बढ़िया बात सेट हो रही है। करंट ज्यादा, टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा, कॉइल ज्यादा घूमेगी, कॉइल से जुड़ा हुआ कौन है, पॉइंटर, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। पर भाई ये पंगे दे रहा है, ये पंगे दे रहा है, क्योंकि कॉइल के घूमने से थीटा भी तो चेंज होता रहेगा। फिर वैज्ञानिकों ने कहा भैया थीटा यहाँ हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जिसे क्या कहा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आशीष सर इसका क्या काम है, कैसे पैदा होती है, कॉनकेव कट मैग्नेट लगाए, इसका फायदा क्या, इसका फायदा है थीटा हमेशा कितना डिग्री बना रहेगा, 90, हमेशा 90 बना रहेगा। सोच हमेशा 90 बना हुआ, उससे फायदा क्या होगा बताओ, साइन 90, डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे आ गई, आई पर। अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार कॉइल बन गई कंपनी ने कांस्टेंट, एरिया एक बार बन गया कांस्टेंट। अब सीधा सीधा टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल, आई। आप इसको महसूस करो, विज्ञान है, क्या जबरदस्त लॉजिक लगा दिया। कम करंट, कम टॉर्क, कम डिफ्लेक्शन। आप भी तो ये चाहते हो, मैं 10 एम्पियर फ्लो कराऊं तो डिफ्लेक्शन 10 पे होना चाहिए, 2 कराऊं तो 2 पर ही होना चाहिए। तो टॉर्क की करंट पर कैसी डिपेंडेंसी आ गई, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंसी। ये तो है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पर आप खुद सोचो, 10 पर आके पॉइंटर रुकना भी तो चाहिए, तो कोई ना कोई इसको रोकेगा भी, उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। वो कौन लगा रहा है भाई, स्प्रिंग, वो लगाती है सी फाई। क्या लगाती है, सी फाई। सी कौन है, टोरोजनल कांस्टेंट। सर आज ये कठिन कठिन शब्द कैसे आ रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। बहुत कठिन शब्द कैसे आ रहे हैं आज नए नए, अभी बता देता हूँ। पहली बात तो इसकी इंपॉर्टेंस सुन लो। क्या हर साल 5-5 प्रश्न आते हैं क्या इसमें से, नहीं। 2010 के बाद से कोई सवाल ही नहीं आया। इसने तो क्या एक हैप्पीनेस दे दी, दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई कि अच्छा चलो भाई 13 साल से प्रश्न ही नहीं आया। फिर भी सर मेरे तो समझना है, मुझे तो समझना ही है, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है भाई, इसलिए पढ़ा रहे हैं। बहुत विचार आते हैं मन में, करें क्या, नहीं आते तेरे विचार, आते हैं ना, देख अभी नहीं पढ़ता तू, देख है, मतलब विचार ही विचार आते रहते हैं। क्या मैं ये कर लूंगा, मैं फिजिक्स निपटा दूंगा, मैं बॉटनी कर लूंगा, जूलॉजी को मैं पहले चैप्टर से देखूंगा और आखिरी चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, आज ये शॉर्ट नोट बना लूंगा, कल वो कर लूंगा, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सर मेरे साथ रोज होता है, डेली, प्रतिदिन। नहीं होता ना अजय ऐसा ऐसा। अच्छा मैं तो सोचती नहीं हूँ पढ़ने का, तो होगा ही नहीं, ये बात भी सही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, अब ये टोरोजनल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कभी आपने झूला, एक वायर वाले झूले होते हैं, आपने झूले को हल्का से ऐसे ट्विस्ट कर दो, आगे पीछे स्विंग नहीं, हल्का से ऐसे ट्विस्ट कर दो, आप देखें वो अपने आप कहाँ आता है, पीछे आता है। वायर के अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं टोरोजनल प्रॉपर्टी। आगे जाके एसएचएम में पेंडुलम भी आता है जिसे बोलते हैं टोरोजनल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक कंपाउंड पेंडुलम होता है, एक होता है टोरोजनल पेंडुलम। तो किसी वायर को, नीचे ऑब्जेक्ट है, आप उसको हल्का सा घुमा के छोड़ दो, बॉडी उसको अपने आप वापस कहां ले जाएगी, पीछे।
उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरोजनल कांस्टेंट। और मजे की बात, आपने कभी देखा हो, अगर आप उसको हल्का सा ही घुमाएंगे तो वो उतना ही वापस घूमेगा। अगर आपने ज्यादा टॉर्क लगाया तो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। बिल्कुल स्प्रिंग जैसा सोचो, F बराबर के एक्स। अगर आपने x 1 सेंटीमीटर किया तो फोर्स भी उतना ही लगा, x बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, सेम सेम नेचर। अब बताइए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क है और एक डिफ्लेक्टिंग, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और पॉइंटर उस समय आके रीडिंग दे देगा। डिफ्लेक्टिंग बता, BINA θ90, रीस्टोरिंग बताओ C5, तो फाई आ गया BINA/C, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। आराम से 2 बार पढ़ने पर याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पर क्या करा हुआ होता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है। एक 10 मिनट बोलो बेटा ये टॉपिक नहीं आ रहा, पेपर में नहीं आ रहा भी, इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे, इतनी देर में तो टॉपिक ही हो जाता है ना। तो क्या, और एक उससे क्या कंप्लीटनेस का एहसास रहता है, नहीं यार अपन ने सब पढ़ा हुआ है। नहीं तो 15 मिनट तो उस टॉपिक की पहले फील्डिंग करो, देख बेटा आ ही नहीं रहा, अपने पास समय कम है बेटा, पढ़ना भी बहुत है बेटा, जो आ रहा है वो ही पढ़ेंगे ना बेटा, ये क्यों पढ़ेंगे बेटा, ये तो आ ही नहीं रहा बेटा, है ना। तो इतनी देर में आप 15 मिनट उसका माहौल सेट करोगे, इतनी देर में तो टॉपिक ही हो जाएगा। और इतना समझाने के बाद भी आप बाहर कहोगे सर पढ़ा देते तो अच्छा रहता, इतने तो पढ़ ही लो ना भाई। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। ये भी देखो कितनी बढ़िया बात है, डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल। बात समझो, आप भी तो ये चाहते थे, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन। परेशान कौन कर रहा था, थीटा। कैसे हटा दिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा। बोलो हाँ है क्या, चलिए जल्दी से बराबर आइए। अब यहां 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो लिखिएगा, पहला लिखिए करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। इस पे न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में ना, फॉर्मूला बेस, तो इसको कर लेना अच्छे से। करंट सेंसिटिविटी इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पाई बटे आई। सबसे पहली बात, सेंसिटिविटी होता क्या है। चलो देखो, सबसे पहले सेंसिटिविटी समझो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में भी पढ़ाऊंगा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। आइए ध्यान से सुनो, सबसे पहले शब्द सेंसिटिव, तो पहले इसको जनरल लाइफ से जोड़ लो। सेंसिटिव का मतलब आपने देखा हो, घर पे भाई बहन है, पिताजी ने कभी भाई को डांटा, कभी बहन को डांटा, कभी आपने डांट खाई, कभी भाई ने खाई, कभी बहन ने खाई। आपने ऑब्जर्व किया, अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपन ने डांट खाई, आधे घंटे में अपन नॉर्मल। आपने बहन को ऑब्जर्व किया, यार बहन रोज आती है, जरा सी डांट खाने पर आपको लगता है रोज का काम है, इसमें क्या है ना। तो अपन ढीठपन की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना, कि अपन को हाँ ठीक है ये इनका रोज का काम है। पर वही माता पिता है और अपनी सगी बहन ही है, पर आपने देखा हो सगी बहन तुरंत रेस्पॉन्ड कर देती है, तुरंत रोना या तुरंत नाराज होना। इसे हम बोलते हैं गर्ल्स क्या है, ज्यादा सेंसिटिव।
छोटी छोटी बात पर भी वो रिएक्ट कर रही हैं। ये तो एक जनरल बात। अब इसको विज्ञान से जोड़ रहा हूं, वो सुनिए, विज्ञान से जोड़िए। मेरे पास 2 गैलोमीटर हैं, मैंने दोनों में करंट पास करी 0.1 एम्पियर, दोनों में करंट 0.1 एम्पियर पास करी, भाई ने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिया, इसको पता ही नहीं चला कि कोई करंट आई, ये तो अपने आराम से वैसे ही जीरो पर है। पर इसने तुरंत तुरंत क्या दे दिया, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये छोटी करंट को भी रीड कर रहा है, इट मींस ये ज्यादा सेंसिटिव है। पहले वाले को तो पता ही नहीं चला कि 0.1 को तो देखता ही नहीं हूं मैं, हाँ निकल जा भैया 0.1। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे अपने तराजू होते हैं, वेइंग मशीन होती है। आपने सुना होगा माता पिता बात करते रहते हैं, माँ कह रही है कि भाई ज्वेलरी खरीदी, पिताजी ने ज्वेलरी दिलाई कान के या कुछ है ना माँ को, तो 20,000 30,000 50,000 के आते हैं। आप उसको जो कान के जो टॉप्स या जो इयरिंग्स आते हैं, आप उसको वेइंग मशीन ले जाके रख देना किराने की दुकान पर, वो आएगा 0,0,0,0। आपको यार पिताजी तो रहते 50,000 के दिलाए, इनका तो वेट ही नहीं आ रहा, कि पापा कितना झूठ बोलते हैं, मतलब वजन ही नहीं है उनका। जरा सोचो आप, जबकि वही वजन के नापने के लिए पता है ज्वेलर्स के पास अलग तराजू होती है, वो तराजू ज्यादा सेंसिटिव है, वो माइक्रोग्राम मिलीग्राम को भी मेजर कर पा रही, मिलीग्राम ग्राम को वजन कर लेती है। जबकि अपने जो किराने की दुकान है वो तराजू है, वो बनी हुई है किलोग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम 700 ग्राम। और बड़े नापने तो धर्म कांटा होता है, देखो आपने वो धर्म कांटा नहीं सुना आपने, हाईवे पे होता है वो, क्या पूरे का पूरा जो ट्रक होता है, सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, तो ट्रक को क्या होता है, एक बड़ा सा एक तराजू होता है, उसे बोलते हैं धर्म कांटा, उसमें पूरे ट्रक को नापा जाता है सामान भरने से पहले और भरने के, तो पता चलता है कि हाँ भाई कितना वेट है उसका सामान का है ना। आप उसमें 5 किलो का अपने आटे की बोरी रख दोगे, धर्म कांटा हिलेगा ही नहीं, धर्म कांटा काम ही 5,000 किलो पे करता है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। जबकि ज्वेलर्स के पास जो तराजू है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी का मतलब हर जगह एक ही है, कितनी छोटी से छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव ज्यादा। वापिस विज्ञान पे आ जाओ, 2 किलोमीटर, इसमें 0.1 इसमें 0.1, पहले ने तो कुछ पता ही नहीं किया भैया, कुछ हुआ ही नहीं, जबकि दूसरे वाले ने डिफ्लेक्शन दे दिया, इसका मतलब सेकंड इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है। बोलो हाँ है क्या। 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज। करंट का क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। चलिए सी एस, करंट सेंसिटिविटी, फाई का वैल्यू देखिए वहां से, लास्ट स्लाइड से फाई का वैल्यू बिना बटे सी रखते चलो, इनको मत रटना, ये पेपर में ही हो जाते हैं, इनके लिए अलग से फॉर्मूले मत बनाना, बी एन ए बटे सी, ये हो गया सी एस। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में सी एस का। वोल्टेज सेंसिटिविटी खुद बनाओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या डेफिनेशन दोगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वीएस, इनका कोई सिंबल भी नहीं होता इसलिए फुल फॉर्म लिखें वीएस, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इनको मत रटिए, ये एग्जाम में ही हो जाते हैं, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी बोले इसका मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, बस फिर आप एग्जाम में कर लीजिए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। जबरदस्ती फॉर्मूले की लिस्ट मत बड़ी करिए, चैप्टर फॉर्मूले बहुत आसान पूछे जाते हैं, पेपर इतना कठिन नहीं आता है, बहुत ज्यादा पैनिक मत कर लीजिए, रोज पढ़िए थोड़ा थोड़ा बस। अभी भी ऐसा कोई समय नहीं है, अभी 2 2 चैप्टर तो हैं, दूसरा चैप्टर खत्म किया है, इतने ही बच्चे हैं, तो अब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब किया जा सकता है, रोज पढ़िए। अत्यधिक ज्यादा सोचने से कोई उसमें बेनिफिट नहीं है भाई।
फाई की वैल्यू डाल दीजिए पीछे से, और v की वैल्यू डाल दीजिए ओम्स लॉ से, v बराबर आई आर, तो vs का आ जाएगा। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है बेटा, फाई बताओ, फाई कितना था, फाई बिना बटे सी, और v की जगह आई आर, आई से आई, तो बी एन ए बटे सी आर, देखो बी एन ए बटे सी आर। अब एनसीईआरटी ने इसकी थ्योरी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जिसपे सवाल बन सकता है, आप सोच के आइएगा और इस बहाने आप पढ़ भी लोगे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? तो क्या क्या जुगाड़ है बताओ। बी बढ़ा दो, एन बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, या सी कम कर दो। उन्होंने सोचा यार सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ टन्स बढ़ाने। नंबर ऑफ टन्स बढ़ाने आसान तरीका है। ये देखिए, ये लपेट नहीं तो है, 10 टन ना लेके 20 टन कर दिए, 20 ना लेके 30 कर दिए। तो सबसे आसान जुगाड़ था नंबर ऑफ टन्स बढ़ाना। तो बिल्कुल नंबर ऑफ टन्स बढ़ाएंगे तो सीएस बढ़ जाएगा। उन्होंने यही तकनीक सोची मैं वीएस में भी लगा दूं, क्योंकि वीएस में भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टन्स बढ़ाओगे तो आपको वायर ज्यादा लेना पड़ेगा। वायर ज्यादा लोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। वायर की लंबाई ज्यादा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो पता है नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप 4 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो 4 गुना हो जाएगा। वो 4 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना कहकर मैं छोड़ रहा हूं, नीचे आप 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, कल लिखवाऊंगा। इस बहाने आप एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। पूरा एक पैराग्राफ दिया है, तो हो सकता है वहां से कोई असर्शन रीजन बन जाए। पूरे उसने समझाया है कि सीएस तो बढ़ जाएगा परंतु वीएस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। भाई ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? ज्यादा लंबा वायर। ज्यादा लंबा वायर का मतलब क्या है? ओवरऑल कॉइल का क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस। बोलो बात क्लियर है क्या? 4 लाइन छोड़ दीजिए, कल इसको लिखवाऊंगा। और अगर आपको मौका मिले तो आप एनसीईआरटी से वाला पेज भी पढ़ लेना, उसने पूरा समझा रखा है। इस पे न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी में भी लिखा हुआ है। तो संभावना है पेपर में इस पे सवाल बन सकता है असर्शन रीजन का। बोलो क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक थे। टेंजेंट लॉ, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी पढ़ा दिया शायद मैंने, और फिर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ा दिया, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आपका सेक्शन पूरा हो गया, पन्ने पलट लीजिए। अब हम लास्ट सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन नंबर 6 आएगा। देख लो एक बार चेक कर लो। एफ आएगा, लिख लो। पहला हमारा था बायो-सावर्ट लॉ, दूसरा एम्पियर्स लॉ, तीसरा फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूबीबी साइन थीटा, बिल साइन थीटा। इसके बाद डी सेक्शन बार मैग्नेट, पूरा इससे डाइपोल से कंपैरिजन किया था। और अब जियोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया पूरा। अब छठा सेक्शन है मैग्नेटिक मटेरियल्स। इतना डिस्टिंग्विश करके पढ़ोगे ना तो बढ़िया लगेगा। पूरा एक चैप्टर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार 100-150 पन्ने पढ़ ही नहीं जाएंगे। ऐसे तोड़ दो। रिवीजन भी ऐसे ही करना, जब रिवीजन करो आज केवल एक सेक्शन, कल एक सेक्शन, परसों एक सेक्शन, तो आपको मजा आएगा। इलेक्ट्रो में भी अपन ने ऐसे ही तोड़ रखे थे पूरे, बिल्कुल सिस्टमेटिक 6 सेक्शन। तो उससे क्या होता है, दिमाग को एक डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा अपन को तो यार ये सेक्शन अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज्यादा इस पे सवाल आते हैं। टोटल पूरे चैप्टर में 4 क्वेश्चन आते हैं मैग्नेट में से।
एनसीईआरटी के ये 2 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हैं। कुल हमारे कल तक 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इलेक्ट्रो के आते हैं 3 से 4, मैग्नेट के 4। 8 प्रश्न हम तैयार कर चुके हैं इस साल के। अब चालू करेंगे ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, वहां से भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं। लिखें, आगे बढ़े, हेडिंग डालिए, सेक्शन एफ, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हाँ, न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, इसी में आ जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। लिखें, आरबीआई बच्चा है। अरे बिल्कुल आरबीआई करवा देंगे, अभी बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए बोलूं भैया, आगे बोलूं। लिखें, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज केवल 30-40 मिनट इसकी थ्योरी सुनिए, कहानी है लंबी चौड़ी, और फिर धीरे 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 समझ में आने लग जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं। अब सुनना भाई, गप्पे मारोगे तो मजा नहीं आएगा, और समझ लोगे तो यहीं तैयार हो जाएगा। पहले करिए, हैंड डालते जाइए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। हैंड डालिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर एक बार बता रहा हूं, याद हो आपको। एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v स्पीड से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हाफ ई वी आर, बहुत पूछा जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक और बताया था, ई एल बाय 2m, याद है। एल 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 बोर का सेकंड पोस्टुलेट, एम वी आर एन एच बटे 2 पाई। सब लिख लीजिए, काम की बात है। इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। 3 पेज में डाई पैरा फेरो दे रखा है, पहले मेरे से पूरा समझ लीजिए आज और कल। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो पूरी पढ़ने पर ही मजा आएगा। सारे पॉइंट मैं कवर कर दूंगा, पर एक बार जब आप पूरा थॉरो पढ़ोगे ना किताब से, और आपकी अच्छी कमांड होगी, और ज्यादा अच्छे लेवल पर इसके आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। लिख लो। कल सभी लोग मॉड्यूल लेके आना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे थ्योरेटिकल हैं, तो क्या लिखवाने में समय खर्च होगा। मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है क्वेश्चंस, वहां पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर डालते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो समय बच जाएगा। सारे थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, एक न्यूमेरिकल रिलेशन वाले भी बनते हैं। अपन कल इसको पूरा फिनिश कर लेंगे। मॉड्यूल जरूर लेकर आए, ताकि क्वेश्चन की थ्योरी लिखने में अपना समय बच जाए। रक्षाबंधन का ऑफ आएगा, उस दिन बैठकर पूरा रिवीजन करें, पूरा बैकलॉग पढ़ें, पूरा मैग्नेट तैयार करें अच्छे से। टेस्ट होगा या नहीं होगा इसकी अभी जानकारी नहीं आई है, बिल्कुल अभी जानकारी आएगी तब आप अपडेट कर देंगे। पर ये तय है, नीट 2024 की परीक्षा रखेंगे अपन, है ना, तो वो तो तय है ना। अभी
टेस्ट आगे पीछे हो सकता है, वो एक फॉर अ वाइल की बात है, पर परीक्षा होगी 24 की, ये तय है। सही है, तो अपन तो उस पर गोल रखें, ज्यादा बेहतर है। सही बात है, चलो आगे बढ़ूं क्या? लिखो, अब सुनना सुनना सुनना। किसी एटम के अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है? सुनते जाना, पूरी कहानी जुड़ी हुई है, मजा आ जाएगा। किसी एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, दो तरह के मोशन होते हैं, ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों के कारण क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, जो आप पढ़ चुके हो। अब विचार करिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक बात है। एक एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना अपना खुद का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिट मोशन के कारण भी और स्पिन मोशन के भी कारण भी। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। बताइए ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? दो। पहली, या तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा या कुछ बच जाएगा। क्या बोलना चाहता हूं, सरल शब्दों में बोलता हूं, फिर सुनिए। किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। सर दो ही बात हो सकती है, सर बात खत्म करो। या तो नेट फोर्स जीरो होगा या कुछ नेट फोर्स बच जाएगा। इसके अलावा क्या तीसरी संभावना बता दो? बनेगा ही नहीं। दो ही संभावना बनेंगी ना। 10 फोर्स लग रहे हो, 50 लग रहे हो, अनगिनत लग रहे हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, दिमाग को डेवलप करो। या तो नेट फोर्स जीरो होगा या नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। इसके अलावा तीसरी संभावना बता दो, पॉसिबल ही नहीं है। वही शब्द यहां बोलो, धीरे धीरे फिर से बोलो। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है, स्पिन मोशन के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो एटम का जीरो होगा या एटम के पास कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। बोली हाँ है क्या? इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है। वो वाली बात फिर सुन लो। एक बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो या बॉडी पे कुछ नेट फोर्स बच जाए, जिसके कारण बॉडी में क्या पैदा हो जाएगा? एक्सीलरेशन। यस और नो? क्या ये स्लाइड पूरी लिख ली? आगे बढ़ाऊं क्या? चलिए लिखें। दो पॉसिबिलिटी लिखते जाओ साथ साथ। टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वन, each atom have zero magnetic moment. जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, ईच एटम हैव सम परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। पहला आधा घंटा ही समझने का है। अगर आपने समझ लिया, आपको टॉपिक ऐसा लगेगा सर बहुत आसान है, और नहीं समझते तो फिर रट्टाबाजी करनी पड़ती है। देखें, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा। सर ये क्या बनाए तीर के निशान? ये मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शा रहे हैं। हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है। ये पूरा ब्लॉक सब्सटेंस का है, मटेरियल का। मटेरियल, एक मटेरियल के अंदर कितने एटम्स होंगे? बहुत सारे। ये देखिए, अब दूसरी बात बहुत बढ़िया सुनिएगा। each atom have magnetic moment, but due to random orientation,
नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटीरियल बोले तो सब्सटेंस इज जीरो। दोनों बातों में अंतर है। प्रश्न पूछा गया है एटम के पास तो है, परंतु एक सब्सटेंस में तो बहुत सारे एटम होते हैं, और ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना कितना जीरो। इसका बताओ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका इसका तो जीरो ही होगा। क्यों? किसी एक के पास भी जीरो है और सबके पास ही। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी सब्सटेंस का हमेशा जीरो होता है, चाहे वो डाई मैग्नेटिक हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो। आप समझो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूं, पहले लिखो। अंतर समझना, ये बात हो रही है एक एटम की। ईच एटम हैव मैग्नेटिक मोमेंट, बट ड्यू टू रैंडमनेस पूरे मटेरियल का तो कितना होगा? जीरो। इसको कुछ सरल शब्दों में सुनो। सर कोई एग्जांपल बताओ ना। सुनो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चलो। वहां एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। हर एटम के पास वेलोसिटी वेक्टर है, हर एटम के पास वेलोसिटी वेक्टर है, बट एवरेज वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और सारे मॉलिक्यूल एटम्स कैसे मोशन कर रहे हैं? रैंडम। कॉपर का या बिस्मथ का या सिल्वर का या आर्सेनिक का कोई एटम थोड़ी ना मिलता है। आपको कॉपर का क्या मिलेगा? सब्सटेंस, मटेरियल। सर ये कॉपर मटेरियल है, मटेरियल है। सर कोई एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। मैं आपसे पूछूं, इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। बट अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो। यहां से दो प्रश्न बन चुके हैं नीट के। आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तसल्ली से आप ये देख लीजिएगा। इन सब्सटेंस को बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, इनको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, और इन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का ही एडवांस वर्जन होता है फेरोमैग्नेटिक। उसमें क्या बनी होती हैं? पॉकेट्स, डोमेन्स होते हैं। यहां भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही है। पहले ये वाली स्लाइड बढ़िया समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। इन शॉर्ट, क्या सभी का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है? आंसर है यस, सभी का जीरो ही तो है। अकेला एटम तो कहीं पाया नहीं जाता भाई। तो चाहे डाई मैग्नेटिक हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो, सभी का मटेरियल का। शब्द कितना बढ़िया, आप शब्द ही नहीं पकड़ रहे हो। यहां लिख रहा हूं एटम, और यहां क्या लिख रहा हूं? मटेरियल। अब मटेरियल कंसिस्ट ऑफ large number of atoms, and due to randomness the net magnetic moment becomes zero। 5 मिनट रुक रहा हूं, आप अच्छे से सारी बात नोट कर लीजिए। मन में कोई डाउट आ रहा है आप मेरे से बात करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 3 तरह के मटेरियल हैं, डाई, पैरा, फेरो। फेरो में कुछ अलग नहीं है, सारी प्रॉपर्टी पैरा जैसी होती हैं, बस इसमें डोमेन्स बने होते हैं, एक्सचेंज कपलिंग होती है, अंदर पॉकेट्स बने हुए हैं स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, इसमें इसमें स्लाइड में कोई नया सवाल नहीं? बात इलेक्ट्रॉन की तो हो ही नहीं रही ना, बात तो अभी सब्सटेंस की हो रही है, डाई पैरा फेरो की। अभी बात तो सब्सटेंस की चल रही है, डाई पैरा और फेरो। एक अकेला इलेक्ट्रॉन के पास तो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। कितना? हाफ ईवीआर। सिंगल के पास हाफ ईवीआर। और एक और कौन सा आएगा? स्पिन के कारण। उसका फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है, तो ब्रैकेट में गुप्ता जी ने क्या लिखा था?
क्वांटम मैकेनिक्स। कैंसिल नहीं कर रहे, अगर फॉर्मूला होता तो फिर बता देते ना, हाफ ईवीआर ही हो जाता। सही है ना, इसलिए ब्रैकेट में एक भारी शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया गुप्ता जी ने? क्वांटम मैकेनिक्स। आई बात समझ? बोलो बढ़े क्या आगे? सीख लो वापस, वापस सीख लो। ईच एटम हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। सोचो, एक एटम का भी जीरो है तो सबका भी, बात ही खत्म हो गई। इसमें बोलो ईच एटम हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट बट मटेरियल का जीरो, कारण बोलो रैंडमनेस। दिमाग में एग्जांपल याद करो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कंटेनर, कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी वेक्टर है, यस, ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ड्यू टू रैंडमनेस, द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। बोलो हाँ है क्या? पक्का बढ़ चले आगे? चलो बातें, सारी बातें अपनी वाली लिख ली इसने, देखो होशियार है। डाईमैग्नेटिक एटम्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल सही। पैरामैग्नेटिक atoms have permanent magnetic moment which are randomly oriented in absence of external field. The magnetic moment of whole material is zero. Ferromagnetic atoms have permanent magnetic moment which are organized in domains. ये तीनों पॉइंट लिख लो वापस। ये सारे अब क्वेश्चंस आने चालू हो गए, स्टार पॉइंट लगाओ और खटाखट लिख लो। शुद्ध बायो, एक बार और लिख लो। सर मैं तो कहा, अभी तो लिखा वापस, अरे वाह, आया कहाँ तो डाई पैरा फेरो। फिर पुरानी बातों को रिकॉल कर। हाँ सर लिख लेता हूँ, मैं देखता रहूं, देखता रहेगा थोड़ा बनेगा। लिख लो। कल मॉड्यूल लेकर आना है, कल अपन डाई पैरा फेरो के क्या करेंगे? क्वेश्चंस। नेक्स्ट करूं क्या भाइयों? अब बताओ, ये तो काम था जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। अब हम क्या लगाएंगे? एक एक्सटर्नल फील्ड, और उसमें इनका क्या देखेंगे? व्यवहार, कि ये कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। उन्हीं के आधार पर इनकी कैटेगरी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आसान है, ये बेसिक पहले 15 मिनट निकालने होते हैं समझने के। आपको ये बात समझनी चाहिए, फिर मैं फिर बोल देता हूं। पेपर का प्रश्न है, एटम के पास तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, परंतु पूरे मटेरियल के पास, कितने बढ़िया शब्द हैं, एटम और मटेरियल। अब मटेरियल कंसिस्ट ऑफ large number of atoms and due to randomness the net magnetic moment is zero। तो मुझे एक बच्चा बोला, तो सर सबका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है क्या? आंसर है यस, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, क्योंकि नेचर में एक एटम तो पाया जाता ही नहीं है। क्या पाया जाएगा? सब्सटेंस, मटेरियल। बढ़े आगे क्या? चलिए अब लिखें, थोड़ा सा मैं आपको लेंज लॉ पढ़ाता हूं। लिखें, हैंग डालिए, लेंज लॉ। हाँ, लिखना है क्या अभी? तो जल्दी लिख भाई, थोड़ा तेज लिखा कर, 2 लाइन लिखी 2 लाइन छोड़ी, फटाफट। आ जाओ। बड़े, अब बात कर रहे हैं
चलो, अब 10 मिनट आपको लेंस लॉ की याद दिला रहा हूँ। वैसे तो ईएमआई जब आएगा जब पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर अभी जितना आवश्यक है वो समझा रहा हूँ। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, याद भी आ जाएगा पूरा ना। ये एक मैग्नेट है, तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बताइए। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगे। ठीक है, इस मैग्नेट को मैं पास ले जा रहा हूँ। आप जरा सोचिए क्या होगा, कुछ कुछ बातें याद आ रही हूँ। जैसे ही आप इस मैग्नेट को पास ले जाओगे, तो लेंज ने क्या कहा था, मेरे से जुड़ने वाले फ्लक्स में जब जब चेंज आएगा तब तब उस चेंज का क्या करेंगे, अपोज। आप बताइए क्या होगा, ये कैसी फील्ड पैदा करेगा? क्या ये अपोजिट फील्ड पैदा करेगा? क्या ये अपोजिट फील्ड पैदा करेगा? लेंस लॉ, उस कॉज का अपोज करो जिसके कारण आपके अंदर फ्लक्स में चेंज आया है। वो मैग्नेट पास में आ रही थी, आपने उसकी फील्ड का क्या किया, अपोज। ये ये येलो कलर की मैग्नेटिक लाइन किसने पैदा करी? किसने करी बताइए? कॉइल ने। बोलो हाँ है क्या? आराम से 2-3 बार सुनेंगे, परेशान मत होना। जरा सोचो, यहां से आप देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, येलो लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। मतलब इधर वाला व्यक्ति नॉर्थ कहेगा, इधर वाला व्यक्ति, बिल्कुल बात तो सही है, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था। ये करंट है। आप अपनी पुरानी बातें बताओ, आपको क्या क्या याद है? एंटी क्लॉकवाइज डॉट, बोल हाँ याद है। डॉट का मतलब लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर। बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, क्या होगा, नॉर्थ। याद करिए। जबकि ये देखिए सब चीजें जुड़ी हुई हैं, परेशान नहीं होना होता। सबसे पहले बताओ क्लॉकवाइज, यस सर। क्लॉक मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब लाइंस ऑफ फोर्स का अंदर जाना। अंदर किस में जाती हैं, साउथ में। इसलिए साउथ का देखो तीर ऐसे बनाया जाता है, देखो क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ रही है? वापस बताइए। यहां से आप देख रहे हैं तो कॉइल, कॉइल की इंड्यूस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी तरफ आ रही हैं, तो इधर वाला ऑब्जर्वर क्या कहेगा, नॉर्थ। उधर से देखेंगे तो साउथ। इन शॉर्ट, कॉइल में क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट। अगर आप यहां से देख रहे हो तो नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। बोलिए हाँ या ना। ये क्या हो गया, अपोजिशन। अपोजिशन इसने शो कर दिया। आप मुझे बताओ, आपने ये मैं पढ़ा लास्ट ईयर, मैं भी पढ़ाऊंगा, उससे पहले पढ़ा। इस सवाल में कभी टीचर ये नहीं बोलता कि ये रिंग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की है, या पैरा की है, कॉपर की है, या बिस्मथ की है, या किसी और मटेरियल की है, निकल की है। कोई नहीं बोलता। इसका मतलब डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी हर मटेरियल में पाई जाती है, चाहे वो डाई हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो। वो अलग बात है, पैरा और फेरो के गुण खुद इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि वो इसको सप्रेस कर देते हैं। मजे की बात है, ये इतनी तगड़ी मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती कि इसको ही दूर कर देंगे। ये बहुत बहुत वीक फिनोमिना होता है। रिपल्शन तो हर मटेरियल करेगा, चाहे वो डाई हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो। बस पैरा फेरो में उनके खुद के गुण ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, इसलिए ये बात क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। फिनोमिना कैसा है बताइए, वीक फिनोमिना। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको वापस से रिलेट करता हूं धीरे धीरे। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लिखते समय ये ध्यान रखिए कि आपने किसी मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही मटेरियल मटेरियल क्या करेगा, एक अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा कर रहा है। हमेशा रिपेल ही क्यों कर रहा है बताइए, क्यों रिपल्शन हो रहा है, लेंस लो। इररेस्पेक्टिव वो किसका बना हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। पर ये फिनोमिना कैसा है, वीक फिनोमिना है या स्ट्रांग है, वीक फिनोमिना। एमईसी के बाद ईएमआई स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद करेंगे पूरा एक
सीक्वेंस है EMI AC EMW, 22 लेक्चर का वो टॉपिक है, EMI AC EMW। बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी चैप्टर होंगे पर सीक्वेंस वाइज होंगे। अभी जैसे 2 फिजिक्स चल रही हैं, 4 स्लॉट होते हैं ना, अभी चल रही हैं 2 फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। तो ऐसे 2 फिजिक्स साल भर नहीं चलती। क्या होगा, बीच में 2-3 महीने चलने के बाद एक फिजिक्स कम हो जाएगी, केमिस्ट्री क्या हो जाएंगी, डबल। फिर केमिस्ट्री 2-2.5 महीने चलेंगी, फिर बायो डबल। ये होता है। ऐसा नहीं कि 2 फिजिक्स साल भर ही चलते रहेंगी। 2-2.5-3 महीने चलेगी 2 फिजिक्स, फिर एक फिजिक्स रुक जाएगी, फिर 2 केमिस्ट्री चलेंगी, ऐसे सिलेबस होता है। 3 स्लॉट तो फिक्स हैं। आओ समझाता हूँ मैं आपको कैसे एकेडमिक प्लानर बनता है। छोटी छोटी बातें क्लियर हो तो बढ़िया रहता है, नहीं तो क्या दिन क्वेश्चंस आते रहते हैं। 4 स्लॉट चलते हैं, पर दिन बच्चे की 4 क्लास होती है। एक क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो फिक्स है। ये जो 4 स्लॉट होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा नहीं रोज बदलता है, रोज नहीं बदलता। 2.5 से 3 महीने फिजिक्स चलती है, फिर 2.5 से 3 महीने केमिस्ट्री चलती है, फिर बायो चलती है। ऐसे स्लॉट वेरी करता है ताकि फिर पूरा सिलेबस हो। मैं अभी इसमें चल रहा हूँ 4 स्लॉट में, ये वेरिएबल वाले स्लॉट में। चले बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो ध्यान दो, ध्यान दो। करंट कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिपल्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, रिपल्शन। और कैसा रिपल्शन, वीक रिपल्शन। कैसा, वीक फिनोमेना। क्या ये बात क्लियर है? अब आप सुनते जाना, मजा आएगा। मिटा दूंगा इसको, एक लाइन और लिख लेना हिंदी में। हर मटेरियल के अंदर डाई मैग्नेटिज्म का व्यवहार होता है। हर मटेरियल के अंदर, हर मटेरियल रिपल्शन शो करता है, चाहे वो डाई हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो। अब अगला जो डायग्राम बनाऊंगा ना भाई, उससे एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलो, अब सभी लोग बोर्ड पे देखना और समझना। पहले मैं बना रहा हूं, आप मुझे पहले तो इनके नाम बताओ, सभी लोग बोर्ड पे। फिर आप डाउट पूछना, पेन पेंसिल छोड़ दो। ये क्या है, हर एटम के पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, पर कैसा, रैंडमनेस। इसके अंदर क्या बनी हुई है, पॉकेट्स, डोमेन्स। ये कौन है, फेरो। सुनते जाइएगा सब लोग। ये कब की बात है, जब आपने कोई फील्ड नहीं लगाई। यहीं से प्रश्न आएंगे। ये है डाई, ये है फेरा, ये है फेरो। फेरो, फेरो में कोई अंतर नहीं होता, सारी पैरा वाली प्रॉपर्टीज ही आती हैं, बट एडवांस लेवल पे बस। अब मैंने क्या अप्लाई करी, एक्सटर्नल फील्ड। देखते जाइएगा, मजे आएंगे अब। ये एक्सटर्नल फील्ड लगाई, बी एक्सटर्नल। बताइए क्या होगा, क्या होगा। ये मैग्नेटिक क्या करेगा, डाई सब्सटेंस, लेंस लो, जैसी फील्ड आएगी उसका क्या करेगा, रिपल्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस पैदा करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा। बताइए क्या होगा, हर एटम के पास एक छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मिनिएचर करंट पैदा करेगा। ये करंट कैसे आ गई भाई, ये करंट फ्लो कराइए ना आपने, करंट आ गई। और याद करिए, अगर करंट है तो सिस्टम के पास क्या आ गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखिए कैसी डायरेक्शन में आया, ये बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में। रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, एक्सटर्नल फील्ड के विरुद्ध आया या सेम डायरेक्शन में आया, वीक फिनोमिना। कैसा फिनोमिना, वीक फिनोमिना। रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन, वीक रिपल्शन, डाई मैग्नेटिक। अब सुनना, दूसरे में मजा आएगा। पैरा में देखना,
पैरा में लगाओ दिमाग, ये फील्ड, ये है सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट। पुराना टॉपिक याद करो, जब किसी मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड में रख दिया जाता है तो फील्ड उसको टॉर्क लगा के घुमाने की कोशिश करती है। टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, इनको क्या करेगी, घुमाएगी। बताओ स्टेबल में लाएगी या अनस्टेबल में? स्टेबल में थीटा कितना डिग्री, तो इन सबको घुमा घुमा कर अपनी एक्सटर्नल फील्ड में जमाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ऐसा नहीं है सब जम जाते हैं, पर आप देखो ऑलमोस्ट सबकी डायरेक्शन उसने कहां कर दी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। देखिए किसने किसने की, कारण बताइए। इस फील्ड ने हर एटम के ऊपर क्या लगाया, टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉर्क लगाया। ये देखिए, बताइए सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? सेम। अट्रैक्शन शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। आशीष सर इसके अंदर डायमैग्नेटिक व्यवहार नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये भी लेंस लॉ से रिपल्शन शो करना चाहता है, पर वो रिपल्शन बहुत वीक है, और ये वाला इसका खुद का जो है व्यवहार है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इसलिए क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। पर कैसा अट्रैक्शन है, ये भी वीक अट्रैक्शन। समझिए, यहीं से क्लियर होगा। यहीं से बोलते हैं डाई मैग्नेटिक दूर भागता है, पैरा उसी डायरेक्शन में, और फेरो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यहीं से तो शब्द आता है डाई फीबली रिपेल्ड। फीबली मतलब समझते हैं, बहुत कम, वीक रिपल्शन। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, एक्सचेंज कपलिंग होती है, डोमेन्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है। फेरोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इस डायग्राम को 2-3 बार समय दीजिए, समझिए, यहां से सारे आपके प्रश्न थ्योरेटिकल सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग तरह के शब्द बोलूंगा। एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आ रहा है उसे बोलते हैं डाई। सेम डायरेक्शन में आ रहा है पैरा, सेम डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग आ रहा है फेरो। ये शब्द बड़े काम आएंगे कल। एक 9th-10th का एक्सपेरिमेंट याद करिए। एक लोहे की कील पर वायर लपेट कर उसमें हम करंट फ्लो कराते थे। फिर आपने सुना हो लोहे की कील क्या बन जाती थी, चुंबक, और वो छोटे छोटे लोहे पिंस को क्या कर दी थी, अट्रैक्ट। तो क्या हुआ, अगर हम शब्दों में बोले, लोहे की कील में क्या पैदा हो गया, मैग्नेटाइजेशन। और वो मैग्नेटाइजेशन के कारण अब स्मॉल आयरन पिंस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। 2 मिनट रुक रहा हूं। ये व्यवहार कब है बताइए, ये इन द अब्सेंस, इन द अब्सेंस, ये है इन द प्रेजेंस। क्या लेंस लॉ सिर्फ डाई में लग रहा है? नहीं, लेंस लॉ का रिपल्शन सभी मटेरियल में होता है, पर सिंस ये बहुत ही वीक फिनोमिना है। कोई बताएगा ये विपरीत दिशा में क्यों आए, ये उल्टे कैसे आ गए? बताओ ना, आप खुद देखो ना। अपोज करना था, अपोज, तो इसने फील्ड कैसी पैदा करी, अपोजिट। अपोजिट ही तो फील्ड पैदा करी, तो उसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट की जो आएगा वो एक्सटर्नल के क्या आना चाहिए, अपोजिट। 2 मिनट रिलैक्स करिए, कोई मन में डाउट आ रहा हो पूछिए कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये है जब आपने बी नहीं लगाया, ये बी लगाने के बाद व्यवहार, ये बातें समझ में आनी चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने का वो देखिए अलाइंड हो गए। 100% अलाइनमेंट नहीं किया है मैंने जानबूझकर, जानबूझकर, क्योंकि होता भी नहीं है।
बहुत वीक फिनोमिना है। हाँ, पर होगा तो सही। ये देखिए काफी हद तक हो गया, इसमें काफी ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। बढ़ूं क्या आगे? बिल्कुल, अपोजिशन पैरा में भी हो रहा है, फेरो में हो रहा है, तो उसका अपोजिशन बहुत वीक है। डोमिनेट क्या कर रहा है उसमें? अट्रैक्शन। डाई मैग्नेटिज्म तो सभी में पाया जाता है। चलिए अब कुछ डायग्राम बना के देखिए। नहीं लिखा था वो? अभी लिख लेना, स्लाइड कहीं जा थोड़ी रही है। यही तो स्लाइड में फायदा है। बोर्ड में तो क्या होता है, मिटा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसमें बिल्कुल मत परेशान हुआ करो, तुम तो अब बड़े भी हो गए हो, मत हुआ करो परेशान, है ना? कोई बात नहीं। चलो भाई पहचानो। ए कौन, बी कौन, सी कौन? देखो, ए, ए डाया, एक्सटर्नल फील्ड, उसमें से घुसना पसंद नहीं कर रही, अपोजिशन, डाई मैग्नेटिक। इसमें बताइए, वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन कैसा? पैरा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फेरो। सही है। यूट्यूब वाले सवाल खूब पहले आते थे, अब तो नहीं है, पर फिर भी किताबों में दे रखे हैं, एक बार देख लीजिए। इसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर दिया, अब सुनना, वो आपको कहेगा पहचानो कौन सा मटेरियल है। सभी लोग बोर्ड पे देखना। अभी दोनों तरफ लेवल बराबर है। ये आप एक मैग्नेट ले आए, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, डाई भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, और फेरो भी, हमें नहीं पता। एक मैग्नेट लेकर आए, इस मैग्नेट ने क्या पैदा करी? मैग्नेटिक लाइंस। अब बताइए, अगर लिक्विड इससे दूर भागेगा तो क्या होगा? डाया। वो डायग्राम देगा कि लिक्विड मैग्नेट लाने के बाद यहां से सप्रेस हो गया और यहां से ऊपर हो गया। पहचानो कौन है ये? डाय या पैरा या फेरो? क्यों डाया, क्यों बताइए? अपोजिशन। केवल एक शब्द याद कर लो, सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। डाया दूर भागता है, पैरा अट्रैक्ट होता है, और फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, पहले लिक्विड का लेवल बराबर था, इसके अंदर आपने एक लिक्विड भरा है, वो डाई भी हो सकता था, पैरा भी और फेरो भी। पहचानो कौन है? अगर लिक्विड दूर भाग गया, दूर भागना मतलब ये क्या रहा होगा? डायमैग्नेटिक लिक्विड। इस तरह के सवाल आपको किताबों में दे रखे हैं, आप पहचान सकते हैं। केवल एक शब्द याद रखो, डाया वीक रिपल्शन, पैरा वीक अट्रैक्शन, फेरो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और इसके पीछे की कहानी मैंने आपको यहां से सिखाई। सबसे मेन कहानी मैंने आपको ये बताई, ये देखिए, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी। और कितना बेसिक बात बताई, किसी बॉडी पर अनगिनत फोर्स लग रहे हैं, आप यकीन मानिए दो ही संभावना हो सकती हैं, या तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा, या बॉडी के पास कुछ नेट फोर्स बचेगा। सेम कहानी, या तो हर एटम के पास जीरो होगा, या हर एटम के पास कुछ बचेगा। अगर हर एटम के पास जीरो है, डाई,
हर एटम के पास कुछ बच जाए, पैरा। हर एटम के पास तो है, बट मटेरियल के पास क्यों जीरो? ड्यू टू रैंडमनेस, ड्यू टू रैंडमनेस। बोलो क्लियर है क्या? तो कल का टारगेट रखेंगे, चैप्टर को पूरा करेंगे, और कल सभी लोग मॉड्यूल लेकर आए तो अपन 8 से 10 क्वेश्चन मॉड्यूल के क्लास में ही कर लेंगे। एक मुझे न्यूट्रल पॉइंट याद दिला देना, और एक वो टेंशन आरबीआई याद दिला देना, तो ये दोनों मैं करवा दूँ। साइक्लोटोन बोर्ड में पूछा जाता है, कहेंगे तो पढ़ा देंगे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। साइक्लोटोन का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसमें चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंट्री करता है, और 90 डिग्री वाले जो सारे फॉर्मूले थे वो सारे के सारे साइक्लोटोन में एप्लीकेबल है। फिर भी समय होगा तो अपन पढ़ लेंगे उसको। चलिए, धन्यवाद। नहीं, पैरा वाले भी रिपेल करते हैं, पर रिपल्शन वीक होता है। डाई मैग्नेटिज्म का व्यवहार तो बेटा सभी में होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे सुनना। पर पैरा फेरो में जो अट्रैक्शन है वो उस पर क्या कर जाता है? डोमिनेट। कर लेंगे, कर लेंगे जल्दी। वही ढूंढ रहा हूँ। पिन भी नहीं है, नहीं तो छोटी को लगा लेता है। पिन है क्या? ये टिकेगी कि नहीं टिकेगी? चुभेगी तो नहीं? सही।